बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है 14.11 इलेक्ट्रिक पावर। याद रहे ये टॉपिक आप शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ही आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने से पहले मेरा आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सुनते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आ जाएगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई हमारे पास एक बंदा है जो कि वर्क करता है 50 जॉउल, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये वर्क करता है जी 100 जॉउल। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा वर्क किया है। ऑब्जेक्ट 1 वर्क ज़्यादा कर रहा है या ऑब्जेक्ट 2 वर्क ज़्यादा कर रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर दें कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है। शाबाश, जल्दी करें जी, जो आपको समझ में आ रहा है आप बता दें। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 जो है ये वर्क ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए 100 जॉउल मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, यानी कि ये वैल्यू 100 है, ये 50 है, तो 100 वैल्यू जो है वो 50 से ग्रेटर है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये वर्क ज़्यादा कर रहा है ऑब्जेक्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये अभी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, यानी कि आप सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को देख के 100% ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई वर्क इस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा किया है। फिर इसका मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है? वो है डियर स्टूडेंट्स टाइम। यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि ये वही ऑब्जेक्ट 1 है, ये वर्क करता है वही 50 जॉउल, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। सिर्फ 20 सेकेंड्स में ये 50 जॉउल वर्क करता है। और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये 100 जॉउल वर्क करता है लेकिन 2 मिनट में। अब मैंने टाइम मेंशन कर दिया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा वर्क किया है। तो आप टाइम को देख के बता सकते हैं। वहाँ टाइम नहीं मेंशन किया गया था, इसीलिए आप 100% गारंटी नहीं दे पा रहे थे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा वर्क किया है। तो कभी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख के आपने आंसर नहीं दे देना, बल्कि यहाँ पे पहले टाइम को देखना है कि कितने ज़्यादा टाइम में कितना ज़्यादा वर्क हुआ है, फिर आप आंसर दें। इधर देखें 50 जॉउल वर्क हुआ है सिर्फ 20 सेकंड्स में, और यहाँ 100 जॉउल वर्क हो रहा है 2 मिनट में। तो फिर आप बताएं इन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा वर्क किया? ऑब्जेक्ट 1 ने। यही आंसर होगा ना, सिर्फ 20 सेकंड में वो 50 जॉउल वर्क कर रहा है। अगले 20 में 40 सेकंड में वो कितना कर लेगा? 100। तो वो 40 सेकंड में 100 कर लेगा, ये अभी 2 मिनट में 100 कर रहा है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या है? टाइम। तो यही रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर कहलाता है। देखो, रेट ऑफ डूइंग, रेट इस टाइम में मेंशन होता है, रेट के वर्ड में टाइम छुपा होता है, यानी कि जहां रेट का लफ्ज लगाया जाता है इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप एक चीज को देख रहे हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यही वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ये पावर कहलाता है। तो देखें कितना आसान हो गया पावर की डेफिनेशन को समझना। यहां आप पावर नहीं डिफाइन कर सकते, टाइम नहीं है, यहां आप कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर? तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यही डेफिनेशन लिख दें फिर यहां पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है जी, यहीं से आपने डेफिनेशन बना ली। आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या आप कह सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इन अ यूनिट टाइम। लेकिन मैंने यहाँ टाइम को मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस रेट का लफ्ज हम यूज कर चुके हैं। रेट का वर्ड जब आप यूज करते हैं तो इससे मुराद यही होता है कि भाई टाइम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। तो टाइम के लिहाज से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो आपके पास क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। सही है? तो कितनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो रही है किस टाइम में, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो आप चाहें तो ये डेफिनेशन कर लें, चाहे आप ये डेफिनेशन कर लें। अगर आप थोड़े बहुत अल्फाज इधर उधर और भी कर लेंगे अपनी मर्जी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज यही रहेगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर जी?
अब डिस्टेंस इसी डेफिनेशन से हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो मैथमेटिकल क्या फॉर्म बनेगी, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो रेशो बन गई ना किसकी, एनर्जी और टाइम की। तो अब यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह आप चाहें तो वर्क का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको मैथमेटिकली यहां लिख देता हूं। देखें, सिर्फ आप पावर लिख दें या इलेक्ट्रिक पावर लिख दें, तो पावर को P से डिनोट करेंगे, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम E से डिनोट कर लेते हैं। सही है डियर स्टूडेंट्स, E से, और डिवाइड बाय टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। अब चाहें तो आप E की जगह वर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी के बराबर होता है ना, और टाइम एज इट इज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर या पावर का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एक और फार्मूले की तरफ। ये जो वर्क है, ये कौन सा वर्क है, पहले तो ये बताएं कौन सा वर्क है। याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हमारे पास ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर मेरे पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो मूव करे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वो कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा, वो करेगा Q इंटू V। यही एनर्जी डिलीवर करेगा ना, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, वो V है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जब चार्ज Q इस पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, तो वो कितनी ज़्यादा एनर्जी डिलीवर करेगा, Q इंटू V। तो यही आपके पास क्या एनर्जी, तो इसी को वर्क कह सकते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास वर्क है, ये वाला वर्क, ये यहां पे किसके बराबर है जी, ये है Q इंटू V, इसके बराबर है। देखिए ना, सिंपल आपने फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से वर्क निकालें तो Q इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इंटू V बन गया, ये आगे। ठीक है जी, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्लियर बेटे, अब आगे चलते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में ये पुटिंग कर दें जी। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लेने लगा हूं, पावर इज इक्वल टू, वर्क की जगह क्या लिखूं, वर्क की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, Q मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय ये T एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया जी T। अब चाहे तो थोड़ा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय T मल्टीप्लाई बाय V, एक ही बात है। अब डियर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये Q ओवर T पे गौर कीजिएगा, Q ओवर T पे। भाई आपको पीछे पढ़ा के इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू था Q ओवर T। इसका मतलब जहां मुझे Q ओवर T नजर आ रहा है वहां पे मैं I लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 3 को दोबारा लेता हूं, यानी कि इसी इक्वेशन को दोबारा लेने लगा हूं। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, देखें आगे Q ओवर T है ना, तो Q ओवर T की जगह क्या लिख सकता हूं, I। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स I, और ये वाला V एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी V। तो पावर क्या आ गई, P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय V। I इसमें करंट और V क्या है, पोटेंशियल है। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये एक और फार्मूला जानते हैं कि V एज, जैसा कि पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या था, V इज इक्वल टू क्या होता है जी, I इंटू R। ये बेसिकली रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो जहां V होगा वहां पे हम IR लिख सकते हैं। तो फिर यहां पे देखें, जब मैं V की जगह ये IR लिखूंगा तो फिर क्या फार्मूला बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा जी P इज इक्वल टू ये I एज इट इज, और V की जगह लिखूंगा ये वाला I इंटू R। तो अब I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा I स्क्वायर और R एज इट इज। इसका मतलब मेरे पास पावर आ गई I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4, ये रिजल्ट आ गया, सही है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आ गई I स्क्वायर इंटू R। आप चाहें तो यहां से एक और फार्मूला भी बना सकते हैं कि इस I की जगह आप लिख दें I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहां से देखें V ओवर R, तो V ओवर R। तो I स्क्वायर है तो वो आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R, ठीक है जी, R स्क्वायर। ये तो ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो आपके पास एक और फार्मूला भी आ जाएगा, लेकिन यहां तक बहुत है,
ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 तक आप लिख दें। ये आपके पास पावर डिसिपेशन का फार्मूला है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ी बहुत थ्योरी कि व्हेन करंट I इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R, जब किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पास करेगा तो फिर क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक पावर जो कि जनरेट करेगी हीट इन रेजिस्टर R, वो कितनी होगी, वो होगी I² इंटू R, ये वाली। सही है, देखें ना, जब करंट पास करेगा रेजिस्टर के थ्रू तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हीट अप, तो इसका मतलब वहां पे पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, तो कितनी होगी I² इंटू R। तो यही चीज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म तो आ चुकी है, अब हम देखते हैं इसका यूनिट कि हमारे पास पावर का यूनिट क्या है। तो इसी फार्मूले से आप यूनिट लिख लें जी। देखें I मल्टीप्लाई बाय V है ना, यहां से निकाल लें आपकी मर्जी, यहां से निकाल लें आपकी मर्जी। तो पहले इस फार्मूले से देख लें, वर्क का क्या होता है जाउल, ये आ गया जाउल, डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है सेकंड, तो जाउल पर सेकंड क्या आ गया, यूनिट आ गया पावर का, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि वाट के इक्वल होगा। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, तो वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। हाँ, अगर आप अदर यूनिट्स की बात करें तो फिर ये भी लिख सकते हैं कि देखें जाउल किसके बराबर होगा, जाउल बराबर होता है न्यूटन इनटू मीटर के, और ये सेकंड एज इट इज आ जाएगा सेम, तो ये भी एक और यूनिट बन जाएगा। सही है, अब न्यूटन की जगह F इज इक्वल टू MA होगा, ये मैं कहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, F इज इक्वल टू MA होता है, M का kg एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यूनिट यहाँ पे पुट कर दें न्यूटन की जगह, तो मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, kg एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड स्क्वायर है तो वो नीचे वाले सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आके वो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ न्यूटन की जगह आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास एक और यूनिट भी ये बन जाता है, जो कि अदर यूनिट है पावर का। अब डेढ़ से एक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी ये आप पढ़ के आए हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। तो ये एक अच्छा सा MCQ है, तकरीबन प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो हर पेपर में ये MCQ आ चुका है, तो इसको भी आप इंफॉर्मेशन बेस पे तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप P, V और I इस फार्मूले पे गौर करें ना, 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये एक ट्राइंगल आप याद रख लें। यहाँ पे P है, ये डिवीजन का सिंबल है, और ये मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे V है, और यहाँ पे क्या है I। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं। अब जो चीज़ आपको चाहिए ना कैलकुलेट करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको कवर कर लें, बाकी जो कुछ आपको नज़र आता है वही उसका फार्मूला होगा। ठीक है, देखो सपोज करें मुझे P चाहिए पावर, तो मैं P को कवर कर दूंगा, ये देखो V मल्टीप्लाई I फार्मूला बन जाएगा पावर का, तो वो आ चुका है। क्लियर। अब अगर आपको V चाहिए तो V को कवर कर दो, V को कवर करेंगे तो देखो P डिवाइड बाय I बच जाएगा, तो ये V के बराबर होगा P डिवाइड बाय I। इसी तरह अगर आपको I चाहिए तो I को कवर कर दें तो P डिवाइड बाय V आपको नजर आ रहा है, देखो I को कवर कर लें तो I किसके बराबर होगा, P डिवाइड बाय V, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब भाई अगर हमारे पास वॉट यूनिट यूज हो रहा है पावर का, तो इसकी क्या एग्जांपल है, कहाँ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे पावर का यूनिट वॉट यूज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल कि जब आप एक बल्ब लेने जाते हैं मार्केट से तो आप देखते हैं कि वहाँ पे 25 वाट का बल्ब होता है, ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है 50 वाट 100 वाट, तो वहाँ पे वाट का यूनिट यूज़ किया जा रहा है। तो आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं कि 100 वाट जब आप बल्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर वाट यूनिट यूज़ हो रहा होता है। लो जी, अब आते हैं बुक के नेक्स्ट पेज पे, और वो है किलोवाट आवर, इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। जब पावर के साथ आप किलोवाट आवर को डिस्कस करते हैं ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है कि किलोवाट आवर भी पावर का ही यूनिट है। ये डियर स्टूडेंट्स गलती नहीं करनी, याद रख लें कि किलोवाट आवर जो है ये पावर का यूनिट नहीं है। किस चीज का यूनिट है तो अभी आपको पता चल जाएगा, और ये तकरीबन हर साल हर बोर्ड में ये MCQ आ चुका है। प्रीवियस पेपर उठा के आप देख लें, और इंशाल्लाह आपके पेपर में भी आएगा, तो आपने गलती नहीं करनी। देखते हैं जी किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पता लग गया ना, एनर्जी की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर इन 1 किलोवाट इन 1 आवर इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 घंटे में 1 किलो वाट जो भी मशीन एनर्जी डिलीवर कर रही है उसको क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। कोई भी मशीन हो सकती है ना, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी डिलीवर कर रही है, इसी को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। कहानी खत्म। तो अब डियर स्टूडेंट्स
शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जॉल एनर्जी के बराबर है। ये प्रूफ भी आ सकता है और समटाइम्स सिर्फ ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर जो है ये किस वैल्यू के बराबर आता है। तो याद रखिएगा ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का, अभी आ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये एमसीक्यू बन सकता है और शॉर्ट में भी ये प्रूफ करने को भी कह सकते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, 1 किलोवाट आवर को लिखना कैसे है, देखो किलो है ना, किलो, तो किलो प्रीफिक्सेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1000, तो ये वॉट एज इट इज आ जाएगा। आगे क्या है आर, तो मैंने लिख दिया 1 आवर, क्लियर। अब 1000 एज इट इज और यहां पे देखें वॉट यूनिट भी एज इट इज, और 1 आवर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। 60 × 60 देखिए ना, 1 घंटे को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 1 × 60 मिनट बन जाएगा। फिर मिनट को सेकंड में लेके जाएंगे तो आपको फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा 3600, तो ये आ जाएगा आपके पास 3600 सेकंड्स, क्लियर। अब यहां पे देखिए कितने सिफर आ रहे हैं, 3 0 आ रहे हैं, और यहां पे कितने हैं 2, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई तो 36, तो 3 सिफर ये 2 सिफर ये 5 zeros हो जाएंगी। तो 5 सिफर को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁵, तो ये मैंने लिख दिया 10⁵। तो ये आपके पास 1 किलोवाट आवर 36 × 10⁵ वॉट इंटू सेकंड के बराबर आ गया। ये वाली भी ऑप्शन एमसीक्यू में हो सकती है, इसको भी याद रखिएगा। नहीं तो फिर इसको आप थोड़ा सा और आगे भी लेके चल सकते हैं, और वो है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट जिसकी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट वैल्यू के लास्ट में जरूर समझा जाता है। ये आप 9th में रूल सीख के आए हैं, तो फिर इसका मतलब यहां पॉइंट समझा जाएगा। अब इस पॉइंट को आप जितनी प्लेसेस मूव करवाएंगे उतने आप 10 की पावर में नंबर या वैल्यू 0 वाली ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब मैं पॉइंट को या डेसिमल को सिर्फ एक डिजिट आगे, एक 1 प्लेस आगे मूव करवाता हूं, तो ये बन जाएगा 3.6। एक डिजिट हम लेके आए ना आगे, तो इसका मतलब 10 की पावर में एक नंबर और ऐड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, राइट साइड पे पॉइंट को लेके जाएंगे तो वो माइनस की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 10⁻6। अब देखें वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड यहां से देखिएगा, चलें यहां से देख लें। ये सेकेंड अगर मैं इस वॉट के साथ जाके मल्टीप्लाई करा दूं तो यह बन जाएगा वॉट इंटू सेकेंड, यानी कि सेकंड डिवाइड हो रहा है, इधर आके वॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया, जूल के बराबर आ गया। इसका मतलब वॉट इंटू सेकंड जूल के बराबर होता है। तो ये देखें वॉट इंटू सेकंड, ये सेकंड बचा था और यहां से वॉट बचा था, तो वॉट इंटू सेकंड क्या बन गया, जूल बन गया। अब देखें जूल किस चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का, वर्क का। तो इसका मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये बेसिकली एनर्जी है, ये वर्क है, ये पावर नहीं है। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फिर से कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब आपको पता है कि 3.6 10⁻6 क्या होती है, मेगा की वैल्यू है, तो यहां पे आप मेगा भी लिख सकते हैं, कैपिटल M, और साथ में जूल आ जाएगा, प्रीफिक्सेस है ना मेगा भी, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻6। लो जी, ये आपके पास 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के बराबर आ गया, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम मेजरमेंट की बात करें एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो फिर इसका फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम, लेकिन ये टाइम कौन सा, इन आवर्स, घंटों में, वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। तो अगर आपको किलोवाट आवर में एनर्जी चाहिए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सही है। वॉट की वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपके पास होगी, और टाइम इन आवर्स जो भी गिवन होगा वो पुट करेंगे, और 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। याद रखिए कि इसको आसान अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं, देखें ना, ये किलो है ना, किलो, अब ये किलो इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वॉट एज इट इज, उसके बाद आवर्स है तो टाइम इन आवर्स, तो ये किलो है, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, तो जब ये उधर जाके डिवाइड होगा तो 1000 नहीं आ जाएगा। अब देखें वॉट इनटू सेकंड, ये यूनिट क्या बन जाएगा, जूल, तो वही एनर्जी नहीं आगे, सही है। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो किलोवाट आवर है ना, ये आपके पास एनर्जी जो हमारे घरों में आ रही है, यानी कि आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी घरों में जो मिल रही है, वहां पे यूनिट यही यूज किया जाता है, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर यूनिट है, ये बिगर यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का।
जो कि वॉट था वो छोटा यूनिट था, ये लार्ज यूनिट है किलोवाट आवर एनर्जी का, ये याद रखिएगा। सॉरी वॉट नहीं कह रहा, बल्कि जॉल की अगर हम बात कर लें तो वॉट इंटू सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ये बिगर यूनिट है, सही है। तो अब आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो भी किलोवाट आवर में यूज हो रही होती है। जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं वहां पे यूनिट क्या यूज हो रहा होता है, किलोवाट आवर। अब यहां पे बच्चों का सवाल होता है, सर जी अगर हमारे पास यूनिट क्या है किलोवाट आवर, तो जो हमारे पास बिजली के बिल आते हैं उनमें तो कहीं नहीं लिखा होता किलोवाट आवर, वहां तो यूनिट्स मेंशन होते हैं कि 200 यूनिट्स खर्च कर चुके हैं जितना आपके पास बिल आ गए। तो फिर याद रखिएगा वहां पे भी किलोवाट आवर ही यूनिट यूज किया जा रहा होता है, लेकिन वहां पे यूनिट्स इसलिए मेंशन किए जाते हैं क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो बिजली तो आपने कंज्यूम की, इलेक्ट्रिसिटी तो आपने कंज्यूम की किलोवाट आवर में, लेकिन वही 1 किलोवाट आवर जो है ये 1 यूनिट के बराबर होता है, इसीलिए बिल के ऊपर यूनिट मेंशन होता है, सही है। तो फिर हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब आप जितने यूनिट्स खर्च करते हैं उसके हिसाब से आपके पास बिल आ जाता है, तो वो आप कैलकुलेशन खुद ही घर बैठ के कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, आपके पास सपोज करें जी 5 यूनिट्स आपने बिजली के खर्च किए, या 20, 25, 50 जितने मर्जी करें। आजकल तो वैसे भी हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, कितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि हर बंदा जो है ना बस उसको समझ नहीं आती कि वो खुदकुशी करे, क्या करे, बिल पे ही नहीं कर पा रहे। जिसका 5,000 आता था वो 50,000 बिल पे कर रहा है, तो बहुत ही हालात मुश्किल हो गए हैं। तो अगर आप वो कीमत निकालना चाहते हैं यूनिट्स के हिसाब से, तो फिर आपने याद रखना है आपके पास 1 यूनिट की कीमत लाजमी आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे जी, यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। यानी कि अगर मैं यही किलोवाट आवर वाला फार्मूला यहां पुट कर दूं और मल्टीप्लाई सिर्फ 1 यूनिट की कीमत से कर दूं तो मेरे पास कीमत आ जाएगी।